स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के यूनिट 2 को डिटेल में पढ़ रहे थे, जिसका नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। उसका आज क्लास नंबर 3 है। इसके पहले की 2 क्लासेस हो चुकी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, जिसमें मैंने आप लोगों को एटॉमिक ऑर्बिटल्स बताया था और साथ ही साथ मैंने अफवाहों के प्रिंसिपल्स को बताया था। अगर आपने स्टार्टिंग के 2 लेक्चर देखे हैं तो आप लोगों का पूरा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से हो जाने वाला है, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें थी मैंने उसमें कवर करा दिया है। इनफैक्ट मैंने इसका सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट टॉपिक और यूनिट 1 को भी डिटेल में करा दिया हुआ है। अगर आपसे ये सब मिस हो गया है तो कोई बात नहीं है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो सीक्वेंस वाइज आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। बाकी एक चीज़ और कहना चाहूँगी आप लोगों से, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो प्रॉपर्ली नोट्स बनाते हुए चलिए। जो मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ उसी तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में भी आएंगे और उसी तरीके से आप लोगों को लिखना भी है। नोट्स बनाने का सबसे अच्छा फ़ायदा एग्ज़ाम के टाइम पे होता है। हमें उस टाइम पे रिवीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और प्रॉपर एक तरीके से हमारे पास नोट्स रहेगी तो हम उससे पढ़ लेंगे। तो जितना मैं आप लोगों को लिखवाती हूँ उतना ही लिखिएगा, जिस तरीके से लिखवाती हूँ उस तरीके से लिखिएगा। आप बस ट्रस्ट कीजिए, आपके अच्छे नंबर आएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम वीबीटी के नाम से जानते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मिस मत कीजिएगा। आज की पूरी वीडियो वीबीटी के ऊपर होने वाले हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके पोस्टुलेट्स और इसकी लिमिटेशंस को पूरा एक ही वीडियो में हम लिमिटेशंस और सब कुछ इसमें कवर कर लेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आता कैसे क्वेश्चन आता है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन वीबीटी, या कह सकता है राइट डाउन ऑल पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उसके लिमिटेशंस भी पूछ सकता है। बाकी मैं यूनिट सारे इम्पॉर्टेंट यूनिट कराने के बाद मैं आप लोगों को सारे यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगी और उसके आंसर्स को भी बता दूंगी, और लास्ट में पेपर एनालिसिस और रिवीजन कराया जाएगा, वो भी आप लोगों का हो जाएगा। बस आप लोग ट्रस्ट कीजिए, मैं स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपके साथ हूँ। बाकी मेरे चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लेक्चर मिल जाएंगे, साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश जैसे कि भी लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक, अगर आपने कोई सब्जेक्ट इसमें से लिया हुआ है तो आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं। इसमें भी आप लोगों को सिलेबस मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक मिल जाएंगे और सारे यूनिट के डिटेल में कवर करा करके उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर, पेपर एनालिसिस, सब कुछ कंप्लीट पैकेज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। जो ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये कहाँ से आई, किसने दिया? 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हिटलर और लंदन। 1927 में ये 2 साइंटिस्ट ने स्टार्टिंग में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बताया। फिर उसके बाद 1931 में पॉली और स्लैटर आए जिन्होंने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को और ही डिटेल में बताया। मतलब स्टार्टिंग इसकी हुई थी 1927 में। 1927 में 2 साइंटिस्ट आए थे। कौन साइंटिस्ट थे? एक हिटलर था, हिटलर एंड लंदन। 1927 में हिटलर और लंदन 2 साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने वीबीटी के बारे में थोड़ा सा बताया था। ठीक, और लेकिन जो मेन वीबीटी हमारा पोस्टुलेट्स वगैरह आया था वो किसने बताया था? वो पॉली एंड स्लैटर ने बताया था। अभी हमने स्लैटर रूल इसके पहले पढ़ा हुआ है ना, तो जो बैलेंस अबाउ प्रिंसिपल के बाद जो हमारे पास आया था वो बीबीटी ही था, जो पॉली और स्लैटर ने मिलकर दिया था। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। दिस थ्योरी वाज फर्स्टली डेवलप्ड इन 1927 बाय हिटलर एंड लंदन एंड फर्दर एक्सटेंडेड बाय पॉली एंड स्लैटर। आप लोग इतनी लैंग्वेज खुद से भी लिख सकते हैं। अब इसके पोस्टुलेट्स देखते हैं कि वीबीटी थ्योरी क्या कहती है, तो ध्यान से समझिएगा। पोस्टुलेट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही आपके एग्ज़ाम में लिखने को आते भी हैं। तो पोस्टुलेट क्या कहता है कि एक कोवैलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब 2 हाफ फिल वैलेंस ऑर्बिटल मिलके आएंगे। जैसे कि पहला पोस्टुलेट कहता है, इसका पहला पोस्टुलेट कहता है कि हमारे पास मान लेते 2 हाफ फिल ऑर्बिटल है।
फुली फिल नहीं है, हाफ फिल है। एक मान लेते हैं हाइड्रोजन का है, ये भी हाइड्रोजन का है। तो ये दोनों जब कंबाइन होंगे तब जा कर के हमारा कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है। हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़े ना कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। दो एटम जब क्लोज आते हैं तभी जा कर के जो इसका इंटरसेक्शन होता है, इसमें भी एक बॉन्ड था, इसमें भी एक, तो दोनों मिल करके ये हमारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहलाएगा, इसको कहते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गए जा कर के, और ये H था और ये H2O मॉलिक्यूल बन गया, एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करा। तो पहला पोस्टुलेट इसमें लिखेंगे, अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय overlapping of two half-filled orbitals। जब दो हाफ फिल ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तब जाकर के हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला पोस्टुलेट है। और जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस ओवरलैपिंग में ये पेयर्ड हो जाएंगे और हमारा बन करके मतलब पूरा एक न्यूक्लियाई बन जाएगा, दो एटम का न्यूक्लियाई एक साथ बन जाएगा। तो इसमें आगे लिखिएगा, द इलेक्ट्रॉन इन द ओवरलैपिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑर्बिटल गेट पेयर्ड एंड confined between the nuclei of two atoms। एक बार समझ लीजिए, अगर आपको एक बार में वीडियो नहीं समझ में आता है, कोई चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ नहीं समझ में आता है, तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बताती हूँ। देखिए अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम वीबीटी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले 1927 में दो साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था हिटलर और लंदन, उन्होंने वीबीटी के बारे में बताया था। लेकिन जो मेन पोस्टुलेट्स वगैरह दिए गए थे वो पॉली और स्लेटर के द्वारा दिए गए थे। ठीक, इसका पहला पोस्टुलेट कहता था कि अगर दो हाफ फिल ऑर्बिटल हैं तो कंबाइन करके एक फुली फिल ऑर्बिटल बनाएंगे, ओवरलैपिंग करेंगे और वही ओवरलैपिंग से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस ओवरलैपिंग ऑर्बिटल में वो पेयर्ड हो जाएंगे, मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड हो जाएंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम को ये डिनोट करेंगे। पहला आप लोगों को पोस्टुलेट क्लियर हो गया। अब सेकंड पोस्टुलेट देखिए, सेकंड पोस्टुलेट कहता है ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन ऑर्बिटल्स। हम जानते हैं कि ओवरलैपिंग सिर्फ ऑर्बिटल्स में ही होती है, मतलब जब दो ऑर्बिटल्स हम कंबाइन होती है तब ओवरलैपिंग होती है। हैविंग इलेक्ट्रॉन, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है एक तो अपोजिट स्पिन का होना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे कि हम एक बॉक्स में हम कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करते थे, एक अपर स्पिन का होता था, एक लोअर स्पिन का होता था, ऐसे होता था। तो यही में जो इसमें भी क्या होता है, जो हाफ फिल ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। जैसे कि हमने अभी हाइड्रोजन का लिया था, तो हाइड्रोजन में क्या होता है कि ये एक अपर स्पिन का होगा, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन भी अपर स्पिन का होगा, ये मिल करके हमारा ये ओवरलैपिंग से एक अपर स्पिन का बन जाएगा, एक लोअर स्पिन का बन जाएगा। ये हमारा सेकंड पोस्टुलेट कहता है। एक बार फिर से समझा देती हूँ, इसमें क्या रहा है, जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स के बीच में होती है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। मतलब देखिए हाइड्रोजन में भी अपर स्पिन है, इसमें भी अपर स्पिन है, तो इन दोनों के जो मिला करके हमारा बनेगा एक अपर स्पिन बनेगा और एक लोअर स्पिन बनेगा। सॉरी यहाँ पर ये नीचे करके होगा, ये लोअर स्पिन होगा, ये अपर स्पिन लोअर स्पिन, और जब ये इन दोनों मिला देंगे तो एक अपर स्पिन का होगा एक लोअर स्पिन का होगा। अब तीसरा पोस्टुलेट देखते हैं। थर्ड पोस्टुलेट कहता है ओवरलैपिंग स्टॉप्स, ओवरलैपिंग रुक जाती है। कब रुक जाती है, व्हेन, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियाई एंड ऑर्बिटल्स
बिकम इक्वल, पहले लिख लीजिए फिर मैं आप लोगों को अच्छे से ये वाला पॉइंट समझाती हूँ। इक्वल टू द रिपल्सन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। देखिए ये पॉइंट क्या है, ओवरलैपिंग स्टॉप्स व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियाई एंड ऑर्बिटल बिकम इक्वल टू द रिपल्सन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। मतलब कह रहा है कि अगर ओवरलैपिंग रुक जाएगी, कब रुक जाएगी, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये देखिए इस दो न्यूक्लियाई के बीच में दो ऑर्बिटल है, इसमें जो हमारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई बन गया, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन की इक्वल हो जाएगा तो ओवरलैपिंग हमारे पास नहीं हो पाएगी। मान लीजिए कि हमारा कोई यहाँ पर ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल है, दो ऑर्बिटल्स हमारे पास दिए गए हैं जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट इसको कर रहा है मान लीजिए 1 से, तो इसको रिपेल भी कर रहा है 1 से। तो जब यहाँ पर इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं बनेगी, कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये चीज़ हमने वीवीटी के थर्ड पोस्टुलेट में देखा था। फिर फोर्थ पोस्टुलेट कहता है ग्रेटर इज द एक्सटेंट of overlapping, strong the bond formed। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो। मान लेते हैं हमारे पास ये और ये ओवरलैपिंग हुई, इसमें बहुत ही ज़्यादा ओवरलैपिंग हुई और इसमें बहुत ही ज़्यादा कम ओवरलैपिंग हुई, तो कौन सा हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। मान लेते हैं ए है या बी है, तो ए वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपको सच में समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करा करिए और कमेंट करके बताया भी कीजिए कि आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मैंने जो आप लोगों को कंटेंट दे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो वो आप लोगों को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रॉपर नोट्स बनाइए, समझते हुए चलिए, जो चीज़ नहीं समझ में आता कमेंट करके पूछ भी लिया करिए, ठीक। तो मैंने आप लोगों को 4 पोस्टुलेट बता दिए, एक और पोस्टुलेट्स है उसको लिख लीजिए। ऑर्बिटल्स ऑफ only outermost cell with unpaired electron participate in bond formation। इसमें कह रहा है ऑर्बिटल्स ऑफ ओनली आउटर मोस्ट सेल, मतलब आउटर मोस्ट सेल के जो ऑर्बिटल्स होंगे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, पेयरिंग नहीं कर रहे होंगे, वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, मतलब एक इलेक्ट्रॉन था, किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, तब ये दोनों मिलकर के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गया। तो वही चीज़ इसमें कह रहा है आउटर मोस्ट सेल के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ऑर्बिटल के, वही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो मैंने 5 पोस्टुलेट क्लियर कर दिया, एक बार फिर से बता दी। पहला पोस्टुलेट कहता है कि जब 2 हाफ फिल ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कन्फाइंड हो जाएंगे और न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम की न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। दूसरा चीज़ कहता था कि जो ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स के बीच में, जो इलेक्ट्रॉन होंगे अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, एक अपर स्पिन का होना चाहिए तो एक लोअर स्पिन का होना चाहिए। तीसरा पॉइंट कहता है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन के इक्वल हो जाता है तो वहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होती है। फिर चौथा पॉइंट कहता है कि जितनी ज़्यादा हमारा ओवरलैपिंग होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक। पांचवा पॉइंट कहता है आउटर मोस्ट सेल के जो ऑर्बिटल हैं उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक। तो होप आप लोगों को पोस्टुलेट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम वीवीटी की लिमिटेशंस को देख लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसमें, अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लिमिटेशंस ऑफ वीवीटी। लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आप लोग इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है।
ठीक, अगर जिसका एमसीक्यूज़ पेपर भी होता है तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगी उसमें सब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ दोनों होंगे। सबसे पहला लिमिटेशन क्या था कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में नहीं बता पा रहा था। जो हमारा इस तरीके से मतलब जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती थी उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते थे। तो इसमें लिखेंगे कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में नहीं बता पा रहा था, जिसमें से जो इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम का दूसरे एटम से जो ट्रांसफ़र होता था उसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते थे ना। कि जैसे देखिए, जैसे हमारा O3 में ऑक्सीजन ओजोन में पहले में तो डबल बॉन्ड लगता था और तीसरा जो होता था वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच रहता था। या कह सकते हो CO3 में भी ऐसा होता था। तो यही चीज़ है कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है VBT डज नॉट एक्सप्लेन the formation of कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में ये नहीं बता पा रहा था। और VBT के अकॉर्डिंग क्या होता था कि जो मान लीजिए जैसे कोई दो ऑक्सीजन का, मान लीजिए यहाँ पर दो ऑक्सीजन है तो उसमें जो डबल बॉन्ड रख रहा है तो ये हमेशा डायामैग्नेटिक होना चाहिए। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पहले लिखवा देती हूँ फिर और अच्छे से समझाऊंगी आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू VBT, हमारा VBT कहता था कि द ऑक्सीजन एटम्स इन O2 मॉलिक्यूल्स, अगर हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स लेते हैं, O2 का मॉलिक्यूल लेते हैं तो जो ईच ऑक्सीजन एटम होगा बाई अ डबल बॉन्ड, जो कि डबल बॉन्ड से अटैच्ड होता है बाई अ डबल बॉन्ड O एंड शुड बी वो डायामैग्नेटिक होना चाहिए। मतलब डबल बॉन्ड है तो ये डायामैग्नेटिक है। एज देयर इज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया था कि ये हमारा पैरामैग्नेटिक होता है। एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट O2 is पैरामैग्नेटिक। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि हम VBT के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं ओवरलैपिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो अगर हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड का पार्टिसिपेशन हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो लेकिन ये पाया गया कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक नहीं है। क्यों नहीं है इसका भी रीज़न है, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। बाकी इसके बारे में डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी को नहीं बता पाया था। तो एक ये लिमिटेशन हो गए। अब नेक्स्ट लिमिटेशन देखते हैं आगे पेज पे। नेक्स्ट लिमिटेशन है दिस थ्योरी fails to explain पर ब्रोमेट के बारे में भी नहीं बता पा रहा था। पर ब्रोमेट क्या होता है कि जैसे कि BrO4 है, ये एग्जिस्ट करता है नेचर में, एग्जिस्ट इन नेचर, लेकिन ये VBT थ्योरी इसके बारे में नहीं बता पा रहा था। ना कि ये थ्योरी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के बारे में बता पा रहा था। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स मतलब दिस थ्योरी, पहले लिख लेते हैं, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के बारे में भी ये नहीं बता पा रहा था। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ He2 पॉजिटिव हो गया, H2 पॉजिटिव हो गया, तो ये सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि इसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो ये कुछ लिमिटेशंस हो गई। तो एक और दो लिमिटेशन मैं आप लोगों को बता दूं कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। जब ये कोऑर्डिनेट के बारे में नहीं बता पा रहा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड के
कलर को भी ये नहीं बता पा रहा है। तो इसकी लिमिटेशन समझ में आ गए। सबसे पहला लिमिटेशन है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में नहीं बता पा रहा था। दूसरी लिमिटेशन क्या थी कि ऑक्सीजन एक पैरामैग्नेटिक है, इसको भी नहीं बता पा रहा था, क्योंकि ये कह रहा था कि ये सारे इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में पेयर है तो ये डाई मैग्नेटिक होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये पैरामैग्नेटिक था। फिर उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीसरी लिमिटेशन है कि ये हमारा पर ब्रोमेड के बारे में भी नहीं बता पा रहा था, क्योंकि BrO4 एग्जिस्ट करता है नेचर में, VBT थ्योरी ये भी नहीं बता पा रहा था। फिर ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जो कि He2 पॉजिटिव और H2 पॉजिटिव था। फिर ये थ्योरी जो थी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के कलर के बारे में भी नहीं बता पा रही थी, और ये थ्योरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री के बारे में भी नहीं बता पा रही थी। मतलब जैसे कि हमारे पे sp3 में क्या होता था, sp3 में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। बाकी जब मैं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगी तो इसको अच्छे से क्लियर कराऊंगी। sp3 में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, तो ये थ्योरी इसके बारे में भी नहीं बता पा रही थी। तो मैंने आप लोगों को VBT थ्योरी समझा दी, उसके पोस्टुलेट समझा दिए। 5 पोस्टुलेट लिखिएगा, बस इतना ही काफ़ी है। और 5 लिमिटेशन, 1 2 3 4 5 लिमिटेशन लिख दीजिएगा, तो इतना काफ़ी है। बाकी अगर आपको किसी चीज़ का डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, कमेंट करके जितना कमेंट आएगा तो मैं उसी हिसाब से आप लोगों को हर चीज़ बताते चलूँगी। आप लोग बताइएगा भी वीडियो कैसे लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं। बाकी मेरी हर वीडियो जो होती है 6 PM पे या 8 PM पे आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगी। 2 टाइमिंग है, किसी भी एक टाइमिंग पे आप लोगों को वीडियोज़ मिल जाएगी। कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। और भी अगर आप लेक्चर देखना चाहते हैं, अगर किसी टॉपिक के ऊपर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ, एग्ज़ाम टिप्स एंड ट्रिक्स की प्लेलिस्ट वाला सेक्शन ओपन करेंगे तो उसमें आप लोगों को ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कॉपी कैसे लिखना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, पूरा कैसे मतलब BSc में क्या क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल्स के बारे में और सारी चीज़ें आप लोगों को, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं तो उनको बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है, तो ये कन्फ्यूज़न आप लोगों की दूर हो जाएगी। ठीक, कोई भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को बेस्ट तरीके से गाइड ही करना चाहती हूँ ना, बस मैं आप लोगों को चाहती हूँ आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करें। पूछ लिया करिए। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ।